हाँ तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 136 हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 136 में बच्चों हमसे बोला गया है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में, ठीक है। HOH इसको हम लोग बोलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या है बेसिकली अल्कीन सिस्टम जो होता है, डबल बॉन्ड जो होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें अल्कीन को अल्केन में बदला जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला तो ये होता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। जैसे कोई अल्कीन सिस्टम है जिसमें एक ही पाई बॉन्ड है और कोई अल्कीन सिस्टम है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा उसमें उतना ही ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि हमें उसको अल्केन में बदलना है। समझ गए बात को? तो जब भी अल्कीन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों, अल्कीन में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो रिएक्शन के लास्ट में जो है, कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजनेशन के बाद रिएक्शन में जो है कुछ हीट रिलीज होता है, ठीक है। हीट रिलीज होता है, कारण यही है, मैंने आपको बताया था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट। एंडोथर्मिक रिएक्शन तब, कहने का मतलब हीट हमें तब देने की बात आ जाती है जब रिएक्टेंट से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो लेस स्टेबल होता है। जैसे रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम है, तो कोई भी रिएक्शन जो है हर हमेशा हाई, कहने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए रिएक्शन होता है, मतलब प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब आप ज़बरदस्ती करोगे तो आपको हीट देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अल्कीन से अल्केन बनने का जो सिस्टम है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। खैर, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप ये सोचिए कि जैसे 2 अल्कीन सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें पाई बॉन्ड, एक में पाई बॉन्ड ज़्यादा है, 3 पाई बॉन्ड है, और एक में पाई बॉन्ड कम है, तो एक में पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें आपको ज़्यादा हाइड्रोजन ऐड करना पड़ा होगा। तो जितना ज़्यादा आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज़्यादा होगा, हीट उतना ही ज़्यादा रिलीज होगा। एक कंसेप्ट तो ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए सब में पाई बॉन्ड ही बराबर है तो अगर पाई बॉन्ड है बराबर तो फिर हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? स्टेबिलिटी। अब से मान लीजिए कि एक अल्कीन है जिसमें एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है, और दूसरा अल्कीन है उसमें भी एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो आखिर हाइड्रोजनेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन ही तो है। तो दोनों अल्कीन में से एक ज़्यादा स्टेबल होगा और एक कम स्टेबल होगा। कैसे? हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं। अल्कीन की स्टेबिलिटी जो है हम लोग हाइपर कंजुगेशन से देखते हैं, ठीक है। तो आप खुद सोच कर देखिए कि जो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो इसका मतलब अगर वो रिएक्टेंट के साइड में ही ज़्यादा स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट में बदलने का कम से कम कोशिश करेगा, प्रोडक्ट में बदलने का कम से कम कोशिश करेगा। तो इसका मतलब कम से कम कोशिश करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें हीट भी कम से कम ही जनरेट होगा। भाई जनरेट तो होगा, अल्कीन से अल्केन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इधर ही लेफ्ट हैंड साइड में ही 2 कंपाउंड ऐसा मिल गया जिसमें उन दोनों में ही कंपेयर किया जाए तो एक ज़्यादा स्टेबल और एक कम स्टेबल है, ठीक है। तो जो कम स्टेबल है वो तो फटाक से बदलना चाहेगा, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ रही है क्योंकि वो उसकी स्टेबिलिटी पहले भी कम था। लेकिन जिसकी स्टेबिलिटी पहले से ही ज़्यादा है तो वो जो है मतलब हाइड्रोजनेशन उसमें कम होगा, है ना, मतलब उसमें हीट कम जनरेट होंगे, ठीक है। तो बस इसी आधार पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। हीट ऑफ कंबशन में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है जो मैंने अभी बताया यहाँ पर आपको। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं। अगर कार्बन ज़्यादा है तब तो बात ही खत्म हो गई, जितना ज़्यादा कार्बन उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और कार्बन नहीं है तो फिर वही स्टेबिलिटी वाला। लेकिन लॉजिक सेम टू सेम लगता है। खैर देखिए यहाँ पर बच्चों ये सारे अल्कीन है, सब में एक ही पाई बॉन्ड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब यह है कि अल्कीन को यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलेगा अल्फा एच से। चलिए अल्फा एच काउंट करते हैं। अल्फा एच इसमें देखिए 2 है, इसमें अल्फा एच देखिए
तो यहाँ पर 3 3 6 और 2 8 है। इसमें अल्फा एच काउंट करते हैं। इसमें देखिए अल्फा एच है 3 और 3 6 है, और इसमें अल्फा एच बताइए किसमें है, कितना है, 3 3 6 है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जिसमें सबसे पहला हम स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो देखिए 2 का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और फिर अब देखिए 3 और 4 में, 3 और 4 दोनों में 6 6 ही है, लेकिन गौर से आप देखिए तो ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और ट्रांस की स्टेबिलिटी जो है 6 से ज़्यादा होती है ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, ठीक है, आप जानते होंगे। तो यहाँ से जो है ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, बोले तो 3 का ज़्यादा होगा, फिर 4 से, और 4 का ज़्यादा होगा फिर 2 से। तो बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, 2 4, अरे 2 4 कर दिया हमने, लास्ट वाला 1 होगा ना, यहाँ देखिए लास्ट वाला 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 4 3 और 2 हो जाएगा। तो बताइए 1 4 3 2 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 में बात करते हैं। कहता है मोस्ट एक्जोथर्मिक, ठीक है, कहता है इनमें से मोस्ट एक्जोथर्मिक कौन सा होने वाला है। तो फिर से वही वाली बात, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जब प्रोडक्ट में बनने वाला जो प्रोडक्ट साइड में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि अच्छा एक बात और दिया हुआ है, एच न्यू दिया हुआ है, इसका मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये सारे रिएक्शन हुए होंगे, ठीक है। तो अगर आप ए को देखिए तो यहाँ पर जहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना, आपको वहाँ पर तोड़कर फ्री रेडिकल बना देना है। देखिए फ्री रेडिकल बना दिया, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बना दिया। तो ये दोनों तो 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है, और इसमें देखिए ये 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री का फ्री रेडिकल जो है, 2 डिग्री के फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी की स्टेबिलिटी कम है सी और डी से। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी प्रोडक्ट साइड में, जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी रिएक्शन, देखिए जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होता है उसमें वो ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगा, ठीक है। और जितना ग्राफ वो नीचे आएगा उतना ही ज़्यादा वो एक्जोथर्मिक होता जाएगा, ठीक है। और उतना नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे ही समझिए कि ज्यों ज्यों स्टेबिलिटी बढ़ेगी प्रोडक्ट की, ठीक है, किसी भी कारण से बढ़े तो वो उतना ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है रिएक्टेंट से भी कम है तो फिर वैसी स्थिति में रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। खैर, तो ये बात तो तय हो गया कि यहाँ पर देखिए फ्री रेडिकल जो ये दोनों 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है और ये दोनों 3 डिग्री का फ्री रेडिकल है, तो इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल ये है तो ज़्यादा एक्जोथर्मिक भी यही रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों में ही आपस में कॉम्पिटिशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है, ठीक है भाई। प्रोडक्ट तो दोनों का दोनों जो है 3 डिग्री फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही आगे बढ़ा है, ठीक है। और दोनों में बात सही भी है प्रोडक्ट, लेकिन हमें तो मोस्ट एक्जोथर्मिक देखना है ना। मोस्ट एक्जोथर्मिक मतलब बाद में मिलने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन का बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ है और कार्बन का बॉन्डिंग ब्रोमीन के साथ है। तो आपको पता है कि कार्बन तो दोनों में कॉमन हो ही गया। क्लोरीन और ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा होता है। तो चूंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन से, तो इसका मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा ताकतवर होगा ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने से के कारण जो है दोनों एक दूसरे को कस के पकड़े हुए होंगे, समझ गए बात को। तो यही कारण है कि इस CCl का जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो मैं बोलूँगा कि ये बॉन्ड भी ज़्यादा मजबूत रहा होगा, और चूंकि ये बॉन्ड ज़्यादा मजबूत रहा होगा तो बोलूँगा कि ये वाला प्रोडक्ट जो है, C वाला जो प्रोडक्ट है वो D वाले प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है, और जो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक होगा। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर जो है एक्जोथर्मिक सबसे ज़्यादा कौन हो गया, C हो गया।
सी के बाद कौन होगा बच्चों, डी होगा। फिर देखिए ये दोनों भी 2 डिग्री वाला ही है ना, तो 2 डिग्री में सब फिर ए होगा और फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमसे तो मोस्ट एक्जोथर्मिक बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।